बेटा आप है ना पैसे को कभी भी स्टोर करके रख सकते हो। आपने 1 लाख रुपए कमाए, आप 1 लाख को बाद में यूज कर सकते हो। कैसे? स्टोर करके। हेलो एवरीवन, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है मनी। अगर आप सारे बच्चे इन सारे चैप्टर के डिटेल नोट्स याद रख लेते हो और अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेते हो, नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट मोर देन 95%। इसके अंदर मैंने सीबीएसई बोर्ड के लेटेस्ट क्वेश्चन, सारी चीजें, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल एग्जांपल सब कुछ इंक्लूड किया है। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर का नाम है हमारा मनी। बेटा मनी क्या होता है? मनी का मतलब होता है पैसा। आप पैसा क्यों यूज करते हो? हमें कोई भी चीज खरीदनी है, हमें किसी से सर्विस लेनी है, वो क्या मांगेगा? हमसे पैसे मांगेगा। तो पैसे को हम ऑफिशियली मैक्रो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं मनी इज एनीथिंग दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यानी कि सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। कोई ये नहीं कह सकता नहीं 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 भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये आप एक माध्यम है किसी से कोई चीज एक्सचेंज करने का। मेजर ऑफ वैल्यू, यानी बेटा जो भी पैसा होता है ना, जैसे 50 रुपए 100 रुपए, उससे एक वैल्यू अटैच होती है। तो आप मुझे बताओ गीता सीता कि 50 रुपए का नोट ज्यादा बड़ा है या 1000 रुपए का या फिर 500 रुपए का? आप बोलेंगे सर 1000 रुपए का नोट सबसे ज्यादा बड़ा है। वैसे तो 1000 रुपए का नोट ही नहीं होता, बट अगर मैं पूछूं 50 रुपए का नोट बड़ा है या 500 का, तो आप क्या बोलेंगे? 500 रुपए का नोट ज्यादा बड़ा है। एक जगह 10 रुपए का नोट पड़ा है, एक जगह 500 रुपए का नोट पड़ा है, आप कौन सा रुपए का नोट उठाएंगे? आप 500 का नोट उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। एक होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। बेटा आप है ना पैसे को कभी भी स्टोर करके रख सकते हो। आपने 1 लाख रुपए कमाए, आप 1 लाख को बाद में यूज कर सकते हो। कैसे? स्टोर करके। और लास्ट में होता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बेटा डेफर्ड का मतलब यहाँ पे होता है आपने आज 1 लाख रुपए कमाए, क्या आप उस 1 लाख को 1 साल बाद यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते? यानी आप उस 1 लाख रुपए को बाद में भी किसी को पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका निमोनिक यानी एक अच्छा तरीका क्या है? M³ S³। यानी ये एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर मीडियम ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, और S³ क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टेबल यूनिट। बेटा इसका स्टेबल यूनिट होता है, यानी ऐसे नहीं आज 500 रुपए की वैल्यू 200 रुपए के बराबर हो गई, नहीं। इसका मतलब है आज अगर आप 500 रुपए का एक बिस्किट खरीद रहे हो, कितने बिस्किट? 1 रुपए का एक आपने बिस्किट खरीदा, तो क्या 20 साल के बाद भी वो, मान के चलिए आपने एक बिस्किट खरीदा 10 रुपए का, एक बिस्किट खरीदा आपने कितने का? 10 रुपए का। क्या आपको वो सेम बिस्किट 20 साल बाद भी 10 रुपए का मिलेगा? नहीं ना। तब 10 रुपए का आपको शायद एक भी बिस्कुट ना मिले, तब आपको बिस्कुट कितने का मिले? 100 रुपए का मिले। तो आपको क्या चीज याद रखनी है कि स्टेबल यूनिट होता है इसका, यानी लेकिन कभी कभी चेंज भी हो जाता है, लेकिन एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो सेम रहता है। ठीक है। अब बार्टर सिस्टम क्या है? बेटा जब पैसे वैसे नहीं थे ना हमारी दुनिया के अंदर, तो उससे पहले लोग है ना चीजों के बदले चीज को लेते थे। भाई तुम्हारे पास गोभी है, ठीक है जी है। मेरे पास बैंगन है, मुझे गोभी चाहिए, तुम बैंगन ले लो अगर तुम्हें चाहिए तो हम क्या करेंगे? उससे गोभी ले लेंगे और हम उसको बैंगन दे देंगे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ गई। क्या पता उसको हमसे बैंगन नहीं चाहिए, या उसको बैंगन चाहिए, क्या पता हमें उससे गोभी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम आ जाती है, जिस चीज की वजह से हमने फिर एक ऐसी चीज निकाल दी जो सब लोग एक्सेप्ट करें। मैंने बोला भाई मुझे तो एक शर्ट खरीदनी है, अब मैं इस बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास शर्ट हो। अब मैंने बोला अच्छा सुमित के पास मुझे शर्ट मिल गई, अब सुमित मेरे पास भी तो वो चीज होनी चाहिए ना जो सुमित को चाहिए मुझसे। मान के चलो सुमित को पैंट चाहिए, मेरे पास पैंट्स नहीं है, मेरे पास जूते हैं, तो सुमित मेरे से एक्सचेंज करेगा ही नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम आती है हमारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। तो एक सिस्टम जहां पे गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है गुड्स के बदले, इसको हम बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज या फिर बार्टर सिस्टम। यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आ गई बेटा? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं था, यहाँ पे एक लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मान के चलो मुझे एक क्या खरीदनी है? मुझे एक कार खरीदनी है। अब मैं गया कार वाले के पास, कार वाला मुझसे बोलता है राबिल सर मुझे आप है ना अपना प्लॉट नाम कर दो। अब कार की वैल्यू तो बहुत कम है, मुझे कार खरीदनी है, लेकिन वो कह रहा है मुझे अपना प्लॉट नाम कर दो। कार है 10 लाख रुपए की, प्लॉट है 1 करोड़ रुपए का, मैं कैसे नाम करूंगा? क्योंकि उसका कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है ही नहीं, यानी कोई ऐसी टर्म्स नहीं है जिसको हम उसके अंदर एक्सचेंज कर सके। तीसरा लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। बेटा आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते।
अगर मैंने बोला कि भाई आप मुझे गाड़ी दे दो, आप मुझे प्लॉट ले लो, आप मेरे से प्लॉट ले लो, तो क्या उस गाड़ी आई 10 लाख की, मुझे किसी को 5 लाख की पेमेंट करनी है, तो मैं गाड़ी को आधा तोड़ के थोड़ा ना किसी को पेमेंट कर सकता हूं। लेकिन हाँ, 500 रुपए की आप पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी 250 रुपए में एक्सचेंज करा के। तो यहाँ पे 500 रुपए को आप डिविजिबल कर सकते हैं। बेटा एक होता है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। आपने किसी के साथ गोभी के बदले क्या की एक्सचेंज किया, मूली एक्सचेंज करनी। अब क्या आप वो मूली जो आपने बहुत सारी इकट्ठी कर रखी है, क्या आप उसको 10 साल बाद यूज कर सकते हो? नहीं बेटा, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो सड़ जाएगी। लेकिन हाँ, जो पैसा होता है वो आप 10 साल के बाद यूज आराम से कर सकते हो, पैसा कभी सड़ता नहीं है। हाँ, एक अलग फैक्टर है कि इन्फ्लेशन हो जाती है 6% के रेट से हमारी, तो पैसे की थोड़ी वैल्यू डाउन हो जाती है। दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और एक होता है डिफिकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट, यानी आप उसको बाद में पेमेंट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। क्या पता उस बंदे को वो चीज चाहिए ना बाद में, तो आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसका कारण किसकी वजह से है? क्योंकि आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, तो बाद में आप उसको पेमेंट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इसका एक बहुत सुंदर सा निमोनिक है हमारा, क्या, DUDSD, यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नॉट अवेलेबल यूनिट ऑफ मेजर। या सारी आप इसको नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आता है बेटा हमारा इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन का मतलब है पहले पैसे को किस फॉर्म में हम यूज करते थे, इसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब पहले के जो राजा महाराजा होते थे ना, वो 500 रुपए 1000 रुपए के नोट यूज नहीं करते थे। वो बोलते थे आप हमें अपने ऊंट दे दो, हम आपको उसके बदले सोल्ट दे देंगे, नमक दे देंगे, कैटल दे देंगे, ग्रेस दे देंगे, या फिर टोबैको दे देंगे। उस टाइम पे लोग इस वाली करेंसी को यूज करते थे। उसके बाद आया हमारा पेट्रोलिक मनी, यानी लोग बोलते थे हम आपको 20,000 सोने की अशर्फिया देते हैं, तो लोग गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन को यूज करते थे। अब गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन थे हमारी दुनिया के अंदर कम, तो हमने क्या बना दिया? पेपर मनी बना दिया। पेपर मनी मतलब जो गवर्नमेंट नोट्स को इशू करती है ना, हमने वो बनाने कर दिए शुरू। जैसे कि हम 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, 200 रुपए का नोट यूज करते थे उसको। एक होता है हमारा क्रेडिट मनी, यानी बेटा अभी पैसे नहीं है, पैसे आपको मिल जाएंगे बाद में, तो हम किस चीज का यूज करते हैं? चेक का, डिमांड ड्राफ्ट का, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। एक होता है बेटा फियाट मनी, यानी मनी डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर बाय गवर्नमेंट, यानी ऐसा पैसा जिसको सरकार बोल दे कि आप इसको पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? फियाट मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? फियाट मनी। यानी कि जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट डू वी से दैट? वी से इट एज फियाट मनी। अब एक होता है फंक्शंस ऑफ मनी। बेटा फंक्शन का मतलब होता है काम। काम हमेशा हमारे होते हैं बेटा दो तरीके के, एक होता है इंपॉर्टेंट और एक होता है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन है मनी के दो, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। कि सबसे पहले तो हम भाई पैसे को यूज क्यों करते हैं? ताकि हम किसी के साथ एक्सचेंज कर लें, और दूसरा ताकि हम उसकी एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू होती है इसलिए। दूसरे काम क्या है मनी के? वो है उसको स्टोर करके रखना और बाद में किसी को पेमेंट करना। सबसे पहले वो काम तो हो जाए अगर हमें किसी को एक्सचेंज करना है। तो ये चार काम होते हैं। एक होता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब है आप उस पैसे को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। आज मैं 2 करोड़ रुपए का मालिक हूं, वो 2 करोड़ मैंने कपिल राणा को दे दिए, तो कपिल राणा 2 करोड़ का मालिक हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब कुछ होते हैं इसके कंटिंजेंट फंक्शंस, यानी बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, यानी आप उसको किसी को उधार के लिए भी दे सकते हो, उससे आप और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद आता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि बेटा हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है? पैसा। और ये नेशनल इनकम को भी डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करता है कि अगर आपने पैसे कमाए और आपको वो पैसे किसी मजदूर को देने हैं तो आप वो पैसे दे सकते हैं, उससे अपनी नेशनल इनकम बढ़ती है। अब एक होता है बेटा हमारा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई यानी कितना पैसा देशवासियों के लोगों के पास है, हमारे देश के अंदर कितने लोग हैं, उनके पास कितना पैसा अवेलेबल है उनके हाथ में। तो इसका मतलब है टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी एक समय पर एक बंदे यानी पूरी पब्लिक के पास कितना पैसा अवेलेबल है। हेल्ड बाय द पब्लिक मतलब देश के लोग, देश के बंदे जो हैं उनके पास कितना पैसा अवेलेबल है। इसके अंदर बेटा जो गवर्नमेंट के पास और जो बैंक्स के पास पैसा है ना, आप उसको इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि सप्लाई का मतलब तो वो है जो सप्लाई हो चुका है, यानी मार्केट के अंदर फ्लो कर रहा है। अब इसके अंदर आते हैं हमारे चार, M1, M2, M3 और M4। बेटा M1 होता है हमारा नैरो मनी, यानी करेंसी जो पब्लिक के पास है। डिमांड डिपॉजिट्स, यानी ऐसे डिपॉजिट्स जो हमने बैंक के अंदर डाल रखे हैं और कभी भी हम उनको यूज कर सकते हैं।
ऐसा पैसा जैसे हम सेविंग्स अकाउंट के अंदर अपने रखते हैं। तीसरा होता है अदर डिपॉजिट, जो हम आरबीआई के पास पैसा होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं। ये सारे बैंक्स का क्या होता है, फादर होता है, यही सबको कंट्रोल करता है। अब अगर आपको निकालना है M1 तो आप ये सारी चीजें इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपने M2 और तो M2 का मतलब क्या होता है बेटा, M1 प्लस में सेविंग्स जो आप पोस्ट ऑफिस के अंदर करते हो, वो पैसा आपको 5 से 10 साल के अंदर मिलता है, 15 साल 20 साल के अंदर मिलता है। तो अगर आप M1 के अंदर यानी पुरानी ये जो 3 चीज थी उसके अंदर अगर आपने ये सेविंग्स डिपॉजिट्स पे अपना डाल दिया तो आपका M2 निकल जाएगा। बेटा M3 मतलब क्या होता है, ब्रॉड मनी, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। यानी अगर आपने इन तीनों यानी M1 के अंदर अगर आपने टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स, जो हम बैंक्स के अंदर एफडी करवाते हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, वो पैसा अगर आपने डाल दिया, हाँ आप इसको अपनी मर्जी से निकाल सकते हो, लेकिन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर से हो जाता है फिर थोड़ा सा कम। तो आपका क्या निकल जाता है, M3। तो M3 का फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें प्लस में टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। और एक होता है आपका M4, इसके अंदर आप क्या ऐड करेंगे, M3 ऐड कर देंगे, प्लस में टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जो आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर पैसे लगा रखे हैं वो आप ऐड कर दोगे तो आपका M4 निकल जाएगा। तो M1 का मतलब क्या है, करेंसी प्लस में डिमांड, और M3 का मतलब क्या है, M1 प्लस में टाइम डिपॉजिट, यानी एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने कितना पैसा किसी भी बैंक में डाल रखा है। उसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मनी। बेटा कितने तरीके के मनी होते हैं, आप मनी को पेपर फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। एक मेटेलिक मनी होता है, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का जिसके ऊपर एक चिड़िया बनी रहती है ऐसे करके, और 1 रुपए के सिक्के ऊपर ऐसे ठेंगा बना हुआ होता है, और 5 रुपए के सिक्के के ऊपर एक शेर बना होता है, हमारे देश का नेशनल एम्बलम। तो मेटेलिक मनी होता है, पेपर मनी होता है। बेटा एक होता है प्लास्टिक मनी, यानी डेबिट कार्ड जो होता है ना, क्रेडिट कार्ड होता है, आप उसको यूज कर सकते हो किसी को पास भी पेमेंट करने के लिए। और लास्ट में बेटा अब आया डिजिटल मनी, कुछ नहीं है, ऑनलाइन स्कैन करो आप QR कोड को और आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये केस स्टडी के अंदर आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, यूपीआई की फुल फॉर्म बताओ। आजकल केस स्टडी वाले सीबीएसई वाले ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर घुसा रहे, तो यूपीआई की फुल फॉर्म आप लिख लेना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी जो आप फोन पे, भारत पे, गूगल पे जो आप यूज करते हो ना, आप उसको यूपीआई का नाम दे देते हो, ये आप इसको लिख लें। बेटा ये था हमारा मटेरियल के बेसिस पे हमारे 4 तरीके के पैसे होते हैं। एक होता है लीगल स्टेटस के बेसिस पे, तो एक होता है लीगल टेंडर मनी। एक दिन मोदी जी आए थे रात के 10 बजे, बोला भाइयों बहनों आज के बाद आज रात 10 बजे से 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और 500 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो अगले दिन से वो 500 और 1000 के नोट होने बंद हो गए। फिर हमें बैंक में जाना था, उन पैसों को चेंज करा लेना था। तो जो भी सरकार बोल दे कि भैया पैसा लीगल टेंडर नहीं है, तो आप उसको लीगल टेंडर नहीं मानेंगे। तो ये कंपलसरी होता है आपको एक्सेप्ट करना। अगर आप किसी को पैसे देंगे, कोई मना कर दे, तो आप उसको, वो मना आपको नहीं कर सकता, उसकी बाउंडेशन होती है। दूसरा होता है हमारा फियाट मनी, जो सरकार बोलते है कि डिक्लेयर हो चुका है, जैसे कि चेक आप यूज कर सकते हैं, आप किसी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे सकते हैं। तीसरा होता है बेटा हमारा फिड्यूशियरी मनी, यानी जो एक ट्रस्ट, यानी जैसे चेक ही मान लो आप, यानी चेक कोई भी बंदा ले सकता है, हाँ उसके अंदर बैलेंस ना हो, बट हाँ जो भी डेट का आपको चेक दिया है उससे पहले उस बंदे के अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए। मान के चलो मेरे पास आज पैसे नहीं है, मैंने 2 लाख रुपए किसी को पेमेंट करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 लाख का एक चेक बनाऊंगा। आज कितनी तारीख है हमारी, आज हमारी तारीख है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो मैंने क्या किया, 2 महीने के बाद पेमेंट जाएगी उसके पास, यानी उसके पास पेमेंट कब जाएगी बेटा, 10 फरवरी को जाएगी। कब, 10 फरवरी को। तो 10 फरवरी से पहले मेरे अकाउंट के अंदर पैसे आ जाने चाहिए, वो ट्रांसफर होकर दूसरे वाले बंदे के अकाउंट में चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे ऊपर लीगल इशू कर सकता है। तो इसको बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, बेटा एक होता है फुल बॉडी, एक होता है फुल बॉडी मनी यानी जो उसकी फेस वैल्यू होती है, और एक होता है टोकन मनी, यानी फेस वैल्यू जब मेटल वैल्यू से ज्यादा बड़ी हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टोकन मनी। उसके बाद है हमारा बैंकिंग सिस्टम और मनी क्रिएशन, यानी कमर्शियल बैंक जो होते हैं बेटा, कमर्शियल बैंक का मतलब होता है जो प्राइवेट बैंक होते हैं ना, जैसे HDFC हो गया, येस बैंक हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक, यानी बिजनेस करने के लिए होते हैं। तो आप क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक पैसे कैसे कमाते हैं, वो क्रेडिट क्रिएशन से कमाते हैं। बेटा मेरा नाम है राविल, मैंने क्या किया, HDFC बैंक के अंदर मैंने 10 लाख रुपए डाल दिए। कितने रुपए डाल दिए बेटा, 10 लाख रुपीस मैंने इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। मैंने इसके अंदर कितने रुपए डाल दिए, 10 लाख। अब HDFC बैंक क्या करेगा, मुझे 1 साल के बाद कितना अमाउंट देगा, मुझे 1 साल के बाद वो 10% ब्याज देगा। क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। क्या देगा बेटा, इंटरेस्ट।
तो 10 लाख का 10% कितना हो गया बेटा, 1 लाख रुपए, ये मुझे ब्याज दे देगा। ये कहां से है इसके पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा? HDFC बैंक क्या करेगा, इसके पास कोई जाएगा कि सर जी मुझे लोन दे दो, गाड़ी के लिए, घर के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज की। तो सुमन उसके पास गई, सुमन ने कहा कि सर मुझे लोन चाहिए। 10 लाख का लोन उठा के किसको दे देगा, सुमन को दे दिया। सुमन से कितना परसेंट ब्याज लेगा बेटा, 15% का ब्याज लेगा। ये अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है। 15%, यानी इसको सुमन से कितना मिला, 11,50,000 रुपए, यानी एक्स्ट्रा कितने मिले इसको, 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले ना। और मुझे कितने पैसे दे रहा है ये, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। तो बाकी का जो 50,000 है ना बेटा, जो इसने इंटरेस्ट से ब्याज देके कमाया है, वो क्या हो गया इसका, इनकम। ठीक है। तो जब एक बैंक रिसीव करता है डिपॉजिट्स, तो एक अपने पास एक क्या रखता है, CRR। CRR को क्या बोलते हैं बेटा, कैश रिजर्व रेशो। इसका मतलब क्या है बेटा, कुछ पैसा, मान के चलो मैंने बैंक में 10 लाख रुपए डाल दी और मुझे कल जरूरत पड़ गई उस पैसे की, तो बैंक कहां से लाएगा वो पैसा? तो बैंक क्या रखता है, जितने भी लोग, राबिल हो, कपिल हो, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोगों के वो पैसे डिपॉजिट करता है, उसका बेटा 10% या फिर 20% है ना, RBI ये कहता है आप अपने पास रखोगे, इसलिए रखोगे कि अगर किसी को जरूरत पड़ जाए तो आप उसको पैसा दे सको। तो मैंने तो 10 लाख की जरूरत थी ना मुझे, मैंने 10 लाख अपने निकलवाने, तो किसी और बंदे के मुझे दे देगा पैसे 10 लाख रुपए, क्योंकि वो मेरे पैसे थे, मेरे पैसे उसने किसी कहीं पे लगा दिए 9 लाख रुपए, तो किसी और के पैसे मुझे दे देगा। ऐसे ही एडजस्टमेंट चलती है बैंक की, आप याद रखें। एक होता है लीगल रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो का मतलब है गिव्स रेस्ट एज लोन्स, बाकी पैसा तो लोन पे दे देगा। लोन क्या बन जाता है, डिपॉजिट दोबारा बन जाता है। इसको आप क्या बोलते हो, ऐसे साइकिल कंटिन्यू होने की वजह से हमारे पास पैसे आते हैं। एक होता है आपका लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो का मतलब है कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो बैंक लोन देता है और कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो बैंक अपने पास रखता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो और लीगल रिजर्व रेशो। बेटा एक होता है आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है बेटा, क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब है अगर हमने कहीं पे 1 लाख रुपए लगाए तो हमें उससे इन्वेस्टमेंट्स, यानी हमें उससे एक्स्ट्रा पैसे कितने मिलेंगे। भाई हमने 1 लाख रुपए लगाए तो हमें 1,10,000 मिलेंगे, 1,20,000 मिलेंगे, 1,15,000 मिलेंगे, तो कितने रुपए का हमें फायदा होगा, तो आप किससे निकालते हो, क्रेडिट मल्टीप्लायर से निकालते हो। ठीक है। क्रेडिट मल्टीप्लायर को आप क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशो के थ्रू ये आपका निकाला जाता है। किसके थ्रू, लीगल रिजर्व रेशो के। तो मान के चलो LRR यानी लीगल रिजर्व रेशो आपका कितना है, 20% है। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना है आपका, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1 में LRR। तो 1 में ये कितना था बेटा आपका, 20% था ना, कितना था 20%। तो आप क्या करोगे, 20% को आप ऐसे लिखते हो, या आपका ऐसे आ जाएगा 1 × 100/20। ये वाला अमाउंट आपको ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 0 10/2 यानी 5। यानी इसका मतलब है अगर आपने कहीं पे 1 लाख रुपए लगाए तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपने कहीं पे 1,000 रुपए लगाए तो आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। तो इसको आप क्या बोलते हो, क्रेडिट मल्टीप्लायर। एक और तरीका है क्रेडिट मल्टीप्लायर का, आप इसको क्या बोलोगे, 1 में LRR। तो 1 में क्रेडिट मल्टीप्लायर आपका कितने का है, 20% है। बेटा परसेंट को है ना हमेशा ऐसे लिखा जाता है, 100 में से 20% है तो 0 2/10 कितना होता है बेटा, 0.2। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 0.2 आ गया। पॉइंट से पॉइंट कटा तो 0 आ गया, 2 1 जा 2 2 5 जा, तो आपका क्या आएगा आंसर बेटा, 5 आएगा। ऐसे आप मनी मल्टीप्लायर अपना क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालते हो। एक होता है बेटा आपका हाई पावर्ड मनी, जो कि सिर्फ RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही बनाता है। इसके अंदर आप जो भी करेंसी हमारे पास होती है, ऐसा तो नहीं है 500 का नोट कोई भी बना देगा, मेरा मन कर रहा है मैं बना दूंगा। शाहिद कपूर की एक मूवी आई थी फर्जी मूवी, उसके अंदर उसने बहुत सारे नोट्स बना दिए थे, वो आ जाएगा, नहीं आएगा। तो जो सरकार पैसा इशू करती है यानी कि RBI पैसा इशू करती है, वो ही इसके अंदर आता है। दूसरा जो कैश के पास, बैंक्स के पास कैश डिपॉजिट्स है, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट्स है, वो सारा होता है हमारा हाई पावर्ड मनी। अब बेटा मनी क्रिएशन वर्सेस हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी को RBI बनाता है और मनी सप्लाई कौन करता है, बैंक्स करता है। इसके अंदर नोट्स प्लस कॉइन्स होते हैं, इसके अंदर करेंसी प्लस डिपॉजिट्स होती है। ये एक बेस है हमारा, ये बेस को इंपैक्ट करता है, और ये मल्टीपल ऑफ हाई पावर्ड मनी, यानी मनी सप्लाई मतलब हाई पावर्ड मनी से ज्यादा जो आपके पास पैसा आपको मिला। एक होता है बच्चे आपका रोल ऑफ RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है देश के अंदर। बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या काम है, सबसे पहले तो क्रेडिट को कंट्रोल करता है, यानी जो एक बैंक है
वो ज्यादा लोन तो नहीं दे रहा पब्लिक को, पब्लिक के पास लोन चला गया तो उनके पास प्रेशर हो जाएगा ब्याज देने का, तो उसकी वजह से सारा पैसा क्यों कमा रहा है, बैंक्स कमा रहे हैं, तो इससे तो नुकसान होगा ना देश की करेंसी को। तो कितना कंट्रोल यानी क्रेडिट वो कितना दे सकते हैं, करेंसी को कौन इशू कर सकता है, बैंक टू द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट को कौन लोन दे सकता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन एक्सचेंज, अगर मैं दुबई जाना है तो उसके लिए हमें उसकी करेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो हमें कहां मिल सकती है, वो आरबीआई के अंदर मिल सकती है। लेंडर ऑफ द लास्ट रेजोर्ट, बेटा रेजोर्ट का मतलब यहाँ पे कोई होटल नहीं है, रेजोर्ट का मतलब है कि अगर लास्ट में किसी को जरूरत पड़ जाए तो उसको कौन ठीक करेगा, हमारा फादर ठीक करते हैं ना, तो ये क्या है, लेंडर, लेंडर यानी जो उधार देता है, कौन देता है उधार, आरबीआई। और लास्ट में इन्फ्लेशन यानी महंगाई या फिर मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। गरीबी को यानी डिफ्लेशन को और महंगाई को यानी इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। तो हमने क्या सीखा, M1 का फॉर्मूला हमारा ये था, M2 का फॉर्मूला हमारा ये था, M3 का फॉर्मूला हमारा ये था, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमारा 1/LRR। मनी क्रिएशन का मतलब होता है आपने कितने रुपए लगाए और उसका मल्टीप्लायर कितना है, कि मैंने 1000 रुपए लगाए और मुझे 5 गुना मिलेंगे, तो ये कितना हो गया हमारा बेटा, 5000 रुपए। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, मनी क्रिएशन। कुछ ये बेटा इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे, आप इनको करना अच्छे से। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों होता है बेटा, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट बिकॉज एवरीबडी विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज इट रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, क्योंकि बेटा डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। एंड मेक्स ट्रांजेक्शंस इजी, आपको कोई भी पैसा दे देगा आराम से, आपने किसी के लिए काम किया और अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हो तो उसको पैसे दे दो, आपके पास आ जाएगा। यानी इसके थ्रू क्या होता है, जो भी आपकी पेमेंट्स है ना, आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि इस बंदे के पास वो चीज होनी चाहिए तब जाके वो मेरे से वो चीज लेगा जो मेरे पास है, आप किसी को भी पैसे दो और अपना काम करवा लो। ठीक है, तो इसके अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं हमें ढूंढनी पड़ती। बेटा फिड्यूशियरी मनी क्या है, जो भी मनी एक्सेप्ट होता है ट्रस्ट के बेसिस पे, यानी जैसे चेक वगैरह हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, उसको आप क्या बोलते हैं, फिड्यूशियरी मनी। हाई पावर मनी क्या होता है, मनी जो आरबीआई क्रिएट करता है, जो कि पब्लिक के पास पैसा होता है, बैंक्स के पास और अदर डिपॉजिट्स के पास, वो क्या होता है हमारा हाई पावर मनी। डिमांड डिपॉजिट्स मनी के अंदर इंक्लूड क्यों होता है बेटा, डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब है हम कभी भी उनको डिमांड करके, अब कभी भी उनके डिमांड करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। वो पेमेंट जैसे मनी के लिए हम यूज कर सकते हैं बाद में। ये हमारे कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स के हैं। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस है जो 6 मार्क्स के एग्जाम में आएंगे। ये हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस है 3 मार्क्स के, हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस है। इफ यू विल डू ऑल दीज क्वेश्चंस, definitely nobody can stop you to score more than 95%. That is my guarantee to all of you. इसके सारे नोट्स चाहते हैं मेरे राइज एकेडमी के चैनल पे, आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, आप डायरेक्टली चैनल के अंदर चले जाएंगे, आपको PDF सारी चीजें मिल जाएंगी। If you still face any kinds of doubt, then you can contact me on the given number 7042481547 and definitely I will be able to help you out in every possible way. Thank you so much everyone. Keep rising with Rise Again.